स्वागत है। जी शुक्रिया। दी मैं चाहूंगी कि वो जब चिट्ठी लिखती है और उस वक्त वो जो गीत गाती है वो आपकी बात खत्म हो तो वो बताइए। मैं आ रही हूँ उसी पे। तो मैंने इसे महसूस किया है। क्या रिकॉर्डिंग का परमिशन आप दे दीजिए दीवारे वाले में। तो विदेशिया मैं बात कर रही थी। विदेशिया नाटक जो है वो प्यारी सुंदरी को एक ऐसे मॉडल के रूप में स्थापित किया है जो भारतीय नारी की परंपरा में आती है, जिसे इंतजार है कि मेरा पति मेरे पास आएगा ही। और मैं थोड़ा स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जैसे गीतांजलि जी ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग विदेशिया नहीं भी देखे हैं। तो दरअसल ये कि नवविवाहिता दंपति की कहानी है। नमस्कार सर। एक नवविवाहिता दंपति की कहानी है जो शादी के कुछ ही दिन बाद गौना कराकर पत्नी को लाता है। एक सीधी सादी गांव की सरल लड़की जिससे वो शादी करता है, और उस वक्त गांव के कई लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं भी जाऊं बाहर, कुछ कमाई धमाई करूं, अपनी पत्नी को अच्छे से रखूं, जो हर लड़कों का अमूमन सपना होता है। और वो इसकी इजाज़त चाहता है कि मुझे बाहर जाने दो, मैं कमा के लाऊंगा, बंगला साड़ी पहनाऊंगा। वो बोलती कि नहीं, नहीं जाना है। वो बोलती भी कि पूर्व देश में टोना बेसीबा, मैं थोड़ा बताती हूँ। पिया मोर मत जा हो पूर्वबा, पिया मोर मत जा हो पूर्वबा, पूर्व देश में टोना बेसीबा, पूर्व देश में टोना बेसीबा, पानी बहुत कम जो, पिया मोर मत जा हो पूर्वबा। सुनत बानी आखी पानी देत बा, सुनत बानी आखी पानी देत बा, सारी भइल सरबो, पिया मोर मत जा हो पूर्वबा। कहत भिखारी हमारी ओर देखा, कहत भिखारी हमारी ओर देखा, कतना करीनी हो, पिया मोर मत जा हो पूर्वबा। और वो बोलती है, अद्भुत। वो बोलती है कि मत जाओ, पूर्व देश में टोना बहुत है। पूर्व देश मतलब कलकत्ता। उनको उसको प्यारी सुंदरी जो गांव की सीधी सादी और बहुत ही सरल लड़की है, जो काफी कम उम्र में शादी हुई, उसने ये सुन रखा है कि कलकत्ता में बंगालन जादू होता है जिसमें तुम फंस न जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ। और ये अंदेशा सही साबित होता है आने वाले दिनों में। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अमूमन पुरुष मानसिकता है भाई यहाँ। और उसे भी क्या पता था विदेशी को कि आत्मा से परमात्मा पुरुष काहे होला, कारण स्त्री माया। क्योंकि वो भी वहाँ अकेले रहता है और माया चकाचौंध ग्लैमर की दुनिया में उलझ जाता है। तो यहाँ कोई भी पात्र गलत नहीं है, ना विदेशी की गलती है, ये सिचुएशन है। ना प्यारी सुंदरी की गलती है, ना रखेरिन की गलती है। तो
वो बहुत जब चला जाता है तो बहुत रोती है, कलपती है। वो अपनी दुखड़ा उससे भी कहती है, लवार जो मैंने कहा जोकर, जिससे सुनाती है, और अपने आप को ही कोसती है कि क्या मेरे अंदर कोई कमी थी, जैसे मेरा पति छोड़ के मुझे चला गया, मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं क्या उनके लायक नहीं हूँ कि वो मुझे छोड़ के चले गए। और मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। वो अपने आप को दोष देते हुए गाती है कि कवने अब गुण वे पियवा, हमें बिसरवलन पियवा, हमें बिसरवलन हो रामा। किया के मतिया बौराइल हो रामा, किया के मतिया बौराइल हो रामा। जैसे सपनवा अपना पिया जी के देखली, अपना पिया जी के देखली हो रामा। आधे जल में जुआ बा टंगाइल हो रामा, आधा जल में जुआ बा टंगाइल हो रामा। जब हम जनती अपना पिया के पाछा लगती, अपना पिया के पाछा लगती हो रामा। जरिए के हउए हमर भुलाइल हो रामा, जरिए के हउए हमर भुलाइल हो रामा। और वो कहती है कि कैसा मेरा पति है, उसका माथा क्या हो गया, जादू टोना किसी ने कर दिया, क्या कर दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया। और रोती है, छटपटाती है। शायद वो नायिका प्यारी सुंदरी जो है वो रोज 12 वर्षों तक गांव के सिवान पर जाके रोज इंतजार करती होगी, और रोज सोचती होगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं थी, कि मेरा पति कब आए, हो सकता है आ जाए, लेकिन कोई खबर नहीं आती, कोई चिट्ठी नहीं आती है। तो उसकी मुलाकात बटोही से होती है, और वो बटोही को अपना संवेदना व्यक्त करती है। बटोही कहता है कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो बोलती है कि आप मेरा पति जो है वो कलकत्ता चला गया है, आप कृपया एक चिट्ठी और फोटो ले जाइए, उनको पहचान के उनको दे दीजिएगा। और गीतांजलि शायद यही गाना सुनना चाह रही है। वो बटोही को बोलती है, गवना कराई सैया घरे बैठवले से, गवना कराई सैया घरे बैठवले से, अपने गईले परदेस हे बटोहिया, अपने गईले परदेस हे बटोहिया। अमवा मुजर गईले लागले टिकोरवा से, अमवा मुजर गईले लागले टिकोरवा से, दीना पर दीना पियराय हे बटोहिया, दीन पर दीन पियराय हे बटोहिया। चढ़ती जवनिया बैरन भैले हमरो से, चढ़ती जवनिया बैरन भैले हमरो से, हे मोरा हरि है कलेसा हे बटोहिया।
थैंक यू, क्या बात थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात बट वही क्या बात कलकत्ता चला जाता है, और जब कलकत्ता जाता है तो वहाँ का माहौल कुछ और देखता है कि विदेशी जो है वो एक स्त्री के साथ मतलब घर बसाए हुए है, जिसके साथ जिससे 2 बच्चा भी है। तो वहाँ जाके वो बोलता है कि चलो तुम्हारी पत्नी इस तरह की स्थिति में है, इतना दिक्कत में, और तुम यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हो। उसको याद दिलाता है, वही 12 मासा का चिट्ठी देता है जिसमें 12 मास का वर्णन किया है। और उसको भी लगता है विदेशी को कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, और वो वापस आता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो आज तक जब हमने ये नाटक किया तो ठीक है, प्यारी सुंदरी विदेशी के लिए संवेदना सब पूरे आम जनता, पूरे समाज को, क्योंकि वो उसकी धर्म पत्नी। लेकिन जो दूसरी पत्नी है, जो नाटक का दूसरा पहलू है, जिसको भिखारी ठाकुर ने बखूबी समाज के सामने पेश किया है, कि वो दूसरी पत्नी का क्या, वो भी तो आखिर पत्नी है, जिसे समाज तरह तरह का उपमा देता है। उस वक्त उसे समाज में रखेलिन कहा जाता था, आज भी लोग रखेल ही कहते हैं। तो आज से 100 साल पीछे अगर जाकर आप इसको देखिए कि भिखारी ठाकुर की जो दूरदर्शिता रही है, वो कितने दूरदर्शी थे, जिन्होंने वैसी महिला जो उसकी दूसरी पत्नी है उसको भी एक पत्नी का दर्जा दिया, एक सम्मान दिया, और यहीं पे एक नारी अस्मिता को उन्होंने स्थापित किया। क्या वो पत्नी नहीं, क्या वो महिला नहीं है? क्या उसे सम्मान समाज में नहीं मिलना चाहिए? और वो वापस आती है अपने दोनों बच्चों के साथ। वो बोलती भी है, जब विदेशी उसको छोड़ के जाने लगता है, सारी वाकयात उसे पता चलता है, तो वो बोलती भी है गाने के माध्यम से, हमरा के पिया बिसरई मत हो, हमरा के पिया बिसरई मत हो, बहुत दिन से आशा लागल पिया, आशा निराशा करई मत हो, हमरा के पिया। और बोलती भी है कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैंने अपने बाप माँ को छोड़ दिया, दुनिया समाज छोड़ दिया, ये समाज हमारा कितना उपहास करेगा। तो भिखारी ठाकुर ने इन चीज़ों को समझा, और अंत में वो वापस आती है, और वापस आने के बाद तीनों मिलकर रहने लगते हैं। ये है भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया, और जिसमें उन्होंने नारी के अस्मिता को स्थापित किया है, नारी के दर्द को दिखाया है, और भारतीय नारी के आदर्श रूप को इस तरह से पेश किया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भिखारी ठाकुर अपने समय के एक बहुत समर्थ लोक कलाकार और एक सच्चे साधक थे, जो बहुत ही दूरदर्शी थे। उनके हर नाटकों में को जो मैंने पढ़ा है, मुझे ये लगा कि उन्होंने ये सोचकर लिखा है कि अभी तो जो समाज का माहौल है वो है, आगे क्या होगा, और जो आगे उन्होंने सोचा वो हो रहा है। चाहे हम गंगा स्नान नाटक की बात करें, चाहे हम विदेशिया नाटक की बात करें, चाहे हम गब्बर खिचोड़ नाटक की बात करें, विधवा विलाप की बात करें, उस वक्त समाज में बेटी को बेचा जाता था। कमोबेश आज भी कहीं ना कहीं ये मौजूद समस्या है। रूप भले ही बदल गए हो, आधुनिक रूप ले लिया है। तो उन्होंने एक विधवा विलाप नाटक भी लिखा है, बेटी बेचवा के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। बेटी बेचवा नाटक लिखा है, जो बेमेल विवाह है, जिसमें बहुत कम उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती है अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ, लेकिन बावजूद इसके वो लड़की जो है अपनी पत्नी व्रता धर्म निभाती है। तो इस तरह से उनके नाटकों में जितनी महिला पात्र रही है, वो मुझे जो भारत की पंचकन्या के रूप में जिनको हम जानते हैं, चाहे वो सीता हो, चाहे वो सती अनुसुईया हो, चाहे वो अहिल्या हो, द्रौपदी हो, कहीं ना कहीं इन्होंने उन सारे रूप, भारतीय नारी के रूप को लेकर नारी अस्मिता को स्थापित करने की कोशिश की है। और भोजपुरी लोक साहित्य और लोक कला में उनकी एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका रही है। जब भोजपुरी भाषा हाशिए पे जा रहा था, इन्होंने उस साहित्य को बचाया, और इस तरह के नाटक रचकर सिर्फ गांव ही नहीं, शहरों में भी धूम मचा दी। और उन्होंने नारी शोषण, कुत्सित मानसिकता की जो
परंपरा रही है उसके खिलाफ नाटक और गीत के माध्यम से उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि भिखारी ठाकुर के नाटकों को जब खेला जा रहा था, लगातार खेला जा रहा था, तो ऐसी स्थिति हुई कि विधवा विवाह को लेकर उन्होंने नाटक विधवा विवाह का उन्होंने सपोर्ट किया था कि विधवा विवाह होनी चाहिए, कम उम्र में अगर लड़की विधवा हो जाती तो विधवा विवाह होना चाहिए। और उस वक्त दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जो भी है सामाजिक पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे थे, नवजागरण का काम कर रहे थे, तो कमोबेश इनके नाटक का भी इतना प्रभाव पड़ा कि कहा जाता है कि सरकार सोचने पे मजबूर हो गई थी। और शाहाबाद एक जगह है, शाहाबाद जिले के कलेक्टर ने इनके इस योगदान के लिए उन्हें एक ख्याति भी दी थी, राय बहादुर के उपाधि से उन्हें सम्मानित किया था। और अपने नाचने गाने की कला की वजह से ये मल्लिक नाम से भी बहुत विख्यात थे। तो साथ ही इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और राहुल सांकृत्यायन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के रहे हैं, उन्होंने इन्हें अनगढ़ हीरा भी कहा है, क्योंकि इनके अंदर अनगढ़ता थी। इन्होंने जो भी लिखा, जो भी, क्योंकि अक्षर ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं था इनके पास, देवनागरी और कैथी लिपि में इन्होंने लिखा, और बावजूद ज्ञान नहीं होने के बावजूद ये लगातार पढ़ते रहे, लोगों से पढ़ पढ़ कर सुनते रहे, और कहीं भी ये जो बड़े बड़े नाटककार रहे उनसे कहीं कमतर नहीं रहे हैं। ये बड़े बड़े नाटककारों की श्रेणी में बखूबी खड़े। तो इन्हें भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर भी कहा गया है। और मैं तो मानती हूँ कि जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी नाटकों में की शुरुआत मानी जाती है, और उनके कलम चले और उन्होंने जिस तरह से हिंदी को एक स्थापित किया साहित्य में, उस तरह से मैं कहीं भी भिखारी ठाकुर को उनसे कमतर नहीं मानती हूँ। भोजपुरी साहित्य को उन्होंने स्थान दिलाया। और इनके बारे में बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं बहुत कुछ कहा है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक पुस्तक लिखा है कि जिन्होंने जिया और जाना, शायद यही पुस्तक का नाम है, और उसमें उन्होंने भिखारी ठाकुर के बारे में बकायदा लिखा है। और आज जो भिखारी ठाकुर को हम लोग जान पाए हैं, शायद नहीं जान पाते अगर जगदीश चंद्र माथुर जी ने इन्हें इतना पॉपुलरिटी नहीं दिया होता, इनके बारे में बताया है उन्होंने। तो कमोबेश ये हमारी बातें थी। लगभग अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या और मैं कुछ कहूँ या और नहीं, आप अब जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है तो या तो वो लोग बात करें इसको और जानने के लिए, या जिनने देखा है वो उसके फॉर्म पे बात कर सकते हैं, मतलब सवालों का आदान प्रदान होना चाहिए। जी जरूर जरूर। शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत देर तक मुझे सुना, अच्छा लगा। सुनना ही है, हमें सबको सुनना पड़ेगा, सुनना ही सबसे अच्छी बात है। जी। शारदा जी। जी सर। मैंने आपका नाटक 2 बार देखा। जी जी। दोनों बार जबलपुर में देखा। जी। और हमारे नाट्य समारोह में एक बार बुलाया था, और एक लंबे अंतराल के बाद फिर अभी शहीदी स्मारक में कुछ दिन पहले देखा। बतौर एक्टर इतनी लंबी यात्रा में आपको क्या महसूस हुआ कि आप कुछ परेशानी जाती है फिजिकली करने में, जो आपको कम उम्र में जब आप करती थी और अभी जो करती हैं? क्योंकि मैंने नाटक देखा तो मुझे लगा कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम सा हो रहा है, जैसे मैंने एज दर्शक मैंने महसूस किया। तो मैं एज एन एक्ट्रेस आपसे पूछता हूँ कि वो जो लंबी यात्रा मैंने देखी, क्योंकि संजय जी से मैं बहुत करीब जुड़ा हुआ हूँ, इस पर बातचीत होती रहती है हमारी, पर चूंकि आप उसकी मेन अभिनेत्री हैं तो ये चीज मैं उस दिन शहीदी स्मारक में पूछने वाला था, पर जी बहुत लोगों से घिरी हुई थी आप तो। जी बसंत सर, सबसे पहले तो मैं आपके सवालों की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि आप जो सवाल दागते हैं, जो सवाल आप दागते हैं वो बहुत अजब सवाल होता है।
लेकिन आपने सही सवाल किया है। जब मैंने इस नाटक को शुरू किया था उस वक्त मेरी उम्र 19-20 साल रही होगी। तो उस एनर्जी में और आज के एनर्जी में, आज मेरी उम्र 42 साल 43 साल मेरी उम्र हो चुकी है। आपने बहुत सही कहा, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम रही भी होगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये नाटक अपने आप में बहुत ही कठिन है। गीत, संगीत, मूवमेंट, और मैंने इसको अपने अनुसार गढ़ा भी है, भाग दौड़ ये वो सारा कुछ है। लेकिन मैं ऐसा महसूस इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मैंने जो बचपन के दौर में इसे किया था उससे और आज के दौर में मेरी मानसिक परिपक्वता ज्यादा अभिनय को लेकर भी और इस कैरेक्टर को लेकर भी ज्यादा समझ पाती है, और मैं अभी उससे ज्यादा देने की कोशिश करती हूँ। जैसा मैंने अपना कई रिकॉर्डिंग भी देखा है, तो जो मैं पहले गाती थी और जो मैं पहले अभिनय करती थी, तो आज मैं बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे कई जगह कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं कि आप अब ज्यादा बेहतर करती हैं। हाँ, इस कैरेक्टर का डिमांड ये जरूर है कि एक कम उम्र की लड़की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि थिएटर में इस तरह के बंधन होने चाहिए। और अगर अगर मेरी मैं अपनी खासियत ही मान सकती हूँ कि मैं अभी तक इसको लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कभी कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं सेम डे, अगर हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी शो शुरू होने वाला है और 1 घंटा पहले हम पहुंचे और मेरा एनर्जी बहुत डाउन है, तो उस परिस्थिति में कभी कुछ शो ही ऊपर नीचे हो जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी कमियां हों उसको मैं ठीक करूँ। एक सीन को लेकर बहुत लोगों ने कहा भी है, शायद वो या तो मैं समझा नहीं पाती हूँ या कुछ मेरा फिजिकल कुछ सांस का ब्रीदिंग का है, ऐसा मैं महसूस नहीं करती हूँ। देवर वाला जो सीन होता है, मुझे एक दर्शक ने भी सवाल किया था कि जब आपको देवर पूरे स्टेज पे दौड़ाता है तो आप हांफने क्यों लगती हैं? तो मैंने कहा कि ये कैरेक्टर का जर्नी है जो मैं एक अभिनेता के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ कि जिसके साथ इतना संघर्ष हुआ, देवर उसके साथ कुत्सित मानसिकता को लेकर उसके पास आया है और उसे इतना परेशान कर रहा है, उसके बाद उस प्यारी सुंदरी का क्या मानसिक ये रहा होगा, उसको मैं, और नेचुरल है, जब मैं दौड़ूंगी तो सांसें तो फूलेंगी। नहीं, वो तो बहुत अच्छा लगा था, वो दृश्य बहुत अच्छा किया था, बहुत बढ़िया। मैं उस बात पे मतलब मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। जी जी जी, इतने नहीं बेहतर आप मुझे बता सकते हैं सर, आप मैं लोगों की कॉम्प्लीमेंट वजह दे से। रहा हूँ जी कि सर। आपकी मैच्योरिटी तो आई। वो मैंने दोनों नाटक हाँ, मुझे अभी भी मुझे याद याद है। है, मुझे याद है सर, मैंने एक शो किया था, संजय जी उस शो में नहीं थे, क्योंकि भोपाल में जब वो चले गए बतौर निर्देशक तो हम लोग खुद ही शो करते थे। तो एक शो हमने किया था छपरा जिला में, वहाँ पे संगीत नाटक अकादमी का शो था। इतनी ठंड थी सर, कमाल की ठंड, जहाँ ऑडियंस बैठी थी वो दिख नहीं रही थी, सिर्फ स्टेज पे भी धुआं 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 दिख रहा था। मैं ऐसे ऐसे महसूस करके विदेशी को ढूंढती थी और धीरे से बोलती थी कहाँ हो, तो बोलता था यहाँ आ जाओ, इस तरह करके हमने किया था। और जब सुमन भैया वो बिहार के हैं, मैं मेरे से बहुत परिचित हैं, मैं पहले बहुत हमारा आना जाना आदान प्रदान होता था, और मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनकी जो बुद्धिजीविता है उनकी लेखनी की मैं कायल हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, वो लोग होटल में, वो प्रतिभा भी थी, वो लोग खाना खा रहे थे, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया कि इतना शो करने के बाद क्या खाना दे रहे हो। बहुत गंदा खाना मिला था, दिन का खाना था जो महक रहा था। मैं गई सीधे सुमन भैया के पास, बोली भैया क्या है ये, बहुत भूख लगी है। चूंकि मैं शो के दिन खाना नहीं खाती हूँ, शायद कहीं कहीं ये मेरा बैकड्रॉप भी हो जाता है और कहीं कहीं मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। उस दिन मैं या तो बहुत सूप ले लूं, जूस ले लूं, मैं खाना नहीं खाती क्योंकि मुझे एक तो शरीर भारी है, ऊपर से मन भी भारी नहीं होना चाहिए दौड़ना। और मुझे ऐसा महसूस होता है बतौर अभिनेत्री कि एक अभिनेता को उस दिन हल्का ही रहना चाहिए। अपनी अपनी सोच है, बहुत अभिनेता पूरा खा के डकार मार के मंच पे जाते हैं। तो मुझे सुमन भैया ने कहा अरे आओ तुम आओ खाना खा लो, खाना खाओ। तो उन्होंने कहा कि शारदा, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि अब तुम अभिनय में बुढ़ा रही हो, मतलब तुम्हारा अभिनय परिपक्वता की ओर जा रहा है। और
मैं करीब 10 साल 8 साल के बाद वाली शारदा को देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि भैया अब तो उम्र भी हो रही है, क्या रिटायरमेंट ले लूं? बोले नहीं नहीं, तुम 100 वर्ष तक करो, तुमको कौन रोक रहा है। तो ये मुझे बहुत प्रेरणा दिया उनका, ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। ये बहुत अच्छा कह रही थी। मैं केवल पूछना था कि आपको जी 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 एज बिल्कुल इंडिविजुअल, होती समस्याएं तो उदय होती। शहाणे से भी पूछता हूँ, हाँ तुक्के क्यों तुक्का करते हैं, सेम जी प्रश्न उनसे भी ये पूछता हूँ। जी, समस्याएं तो होती है सर, हम इंसान हैं, लाइव मीडियम है, कोई शूट तो है नहीं। जी, और कोई सवाल? थैंक यू। जैन सर नहीं नहीं, मैं बहुत मुस्कुरा चुपचाप रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, जैन सर आप जी इतने स्मार्ट लग रहे हो ना इस दाढ़ी में कि मैं पहचाने नहीं, मैंने पहला दिन आपको देखा तो। सर, आपका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अरे थैंक यू। आज नजर उतर वाला ना बेटा। अच्छा दी, ये यूट्यूब पे होगा ना आपका नाटक? हाँ हाँ, है, है। मेरा नाटक है। मुझे पता नहीं 2-3 क्यों वो जो मैंने विदेशिया देखा है, तो वो मुझे पूरा वैसा का वैसा अभी याद है, इसलिए दोबारा उसको यूट्यूब पे देखने का मन नहीं करता। वो लगता है कि नहीं, वो उसको स्टेज पे ही देखा वहां भी जाए। तो वहां भी तो हमारे विदेशिया ने समझिए कि एक इतिहास ही रच दिया। करीब 15 मिनट 20 मिनट जो बिजली बिल्कुल। चली गई थी, गीतांजलि जी साक्षी हैं, और वो बिजली चली गई थी तो और आप जिस तरह पसीना से पसीना हो गए थे, उस पसीने में ड्रेस भी हाँ, चेंज करना, कॉस्ट्यूम बदल के भागते हुए स्टेज पे जा रहे मैं बहुत परेशान हैं। हो जाती हूँ। विदेशिया नाटक मुझे करना होता है तो मैं बहुत परेशान मानसिक रूप से। ये भी लगता है ना कि पहले का 10 सेकंड मंच पे मुझे क्या ऑडियंस से मिलेगा मालूम नहीं। फिर धीरे 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 जब ऑडियंस को अच्छा लगने लगता है तो मैं बहुत ये हो पाती हूँ। ये लोक की खासियत है, ये जो लोक फॉर्म है इसकी खासियत है कि न चाहते हुए भी आम जनता उससे तुरंत जुड़ जाती है, जुट जाते हैं। उनको जबरदस्ती जोड़ना बिल्कुल नहीं पड़ता है। अभिनेता तो एक टूल की तरह होता है। अभिनेता तो अभिनय करते ही हैं, लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसकी खासियत होती है। मेरे पहले भी ये नाटक उतना ही लोकप्रिय रहा और मेरे बाद भी उतना ही लोकप्रिय रहेगा, चाहे अभिनेता कोई भी बदल जाए। मैंने बहुत समय बाद किसी लोक फॉर्म को देखा था। हम लोग संगीत नाटक एकेडमी के वर्कशॉप में थे, तब हमको वहां पर नाचा और माच की मंडलियां बुलाई गई थी, और वहां पर हम लोगों ने पहली बार पुरुष को स्त्री का करते हुए देखा। और यकीन मानिए, हमें नहीं मालूम था कि ये स्त्री है कि पुरुष है। सेकंड डे जब वो लड़कों की पैजामा कुर्ता पहन के हमारे साथ खाना खा रहे थे, तो जी हमको अलखनंदन सर ने कहा कि क्यों, इनको पहचाना? हमने कहा सर नहीं। अरे ये कल वो जो सुंदरी बनी थी ये वही है। हाँ, मतलब इतनी उनका जो खूबसूरत। जी जी। उनका जो कमाई की बात है ना। जो अभी गांव हाँ में आप जाएंगे, हाँ गांवों में अभी भी उनके ग्रुप में जो लड़के हैं वही लड़कियों का रोल अदा करते हैं। हमारे ग्रुप में भी एक लड़का था, मनोज पटेल, जो भी मुंबई चला गया है। जी। वो तो लड़की बन के दूसरी बीवी का रोल कई बार उसने किया, और इतना कमाल का उसका लुक आता है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। मतलब अरे दिल आ जाता है, दिल कमर। आ जाता है जी उससे। बिल्कुल। कमर हम कमर और उनके कजरा, मतलब आंखों के जो नैन के जो कजरारे रहते, काजल जो रहता है, वो इतना जी शार्प, इतनी खूबसूरती से तैयारी कि इसको देखने के बाद मैंने विदेशिया देखा था। वो माच और जी नाचा के बाद मेरे पास विदेशिया की छाप थी। और वो जिस तरह से आप पीछे की मंडली पे उठ के आते थे, कोरस में से एक एक आया, अपना पार्ट करा, वापस पीछे जाके बैठ जाता चलिए। था। किसी को जी जी सर। मेरी एक जिज्ञासा है। जी सर। वो जिज्ञासा ये है कि चूंकि आप शुरू से करती रही हैं और अब 700 शो हो चुके हैं, जी हाँ तो मेरी जिज्ञासा ये है कि शुरुआत से लेकर 700 शो तक सर, आप मैंने नाटक 700 में मैंने 700 नहीं किया है, मैंने हाँ 700 तो मैं शुरू से आप करती रही हैं और अब तक कर रही हैं। मैंने शो नहीं देखा है, मेरी मतलब मैं नहीं देख पाया हूँ। जी तो मेरी जिज्ञासा ये है कि शुरू से लेके अब तक, आप उस समय कम उम्र थी, आज परिपक्व उम्र में हैं, आप पूरे नाटक में किस तरह के बदलाव देखती? वो बदलाव शहर में करने से, गांव में करने से, कॉलेज वालों के सामने करने से, थिएटर वालों के सामने करने से,
तो इन सारे दर्शकों के बीच और एक नाटक की बहुत लंबी यात्रा है, तो उसमें किस तरह के बदलाव आप देखते हैं संगीत में, या आपके, वो छोड़ दीजिए कि ऑडिटोरियम है कि ओपन एयर है तो उसमें उसका एडजस्टमेंट वो ठीक है, वो मुझे समझ में आता है, पर बेसिक रूप से आपके अभिनय में या नाटक के की संरचना में शुरुआत से लेकर अब तक में किस तरह के बदलाव आपको लगते हैं या आप में हुए हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने फेसबुक लाइव में मैंने बात कही भी थी कि जब मैंने विदेशिया देखा था तो उस वक्त 2.5-3 घंटे का विदेशिया था और बहुत ही ऐसा माहौल देखा था कि मतलब अब वो नहीं हो पाता है, अब वो नहीं हो रहा है। अब तो नाटक की अवधि भी कम कर दी गई है और ग्रुप भी सर गाहे बगाहे बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है। पहले जो गाने वाली मंडली थी वो अभी हमारे पास उतनी सशक्त नहीं है, ये तो कमोबेश महसूस होता ही है। लेकिन इस नाटक की जो संरचना है और इस नाटक की जो शैली है वो अपने आप में इन चीज़ों को महसूस नहीं होने देता है। और बतौर अभिनेत्री मैंने ये महसूस किया है कि अगर शहर में करूं या गाँवों में करूं, जहाँ भी करूं, रस की अनुभूति होती है। महिलाएं बखूबी समझती हैं चीज़ों को, चाहे हम बाहर भी करें। अगर कई जगह ऐसा शो भी हमने किया है कि कोलकाता गए हैं तो लगता है कि अरे ये कोलकाता में क्या समझेंगे लोग भोजपुरी। इवन हम लोगों ने साउथ में भी किया है शो, साउथ में भी क्या समझ में आएगा भोजपुरी। लेकिन इस नाटक की संरचना ही ऐसी है कि लोग समझ जाते हैं और समझने के बाद वो बोलते हैं कि नाटक बहुत अच्छा था, नाटक का रस मैंने लिया, आनंद लिया। और बतौर अभिनेत्री मुझे आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इस नाटक की कभी भी इस नाटक को कभी भी समाज, ऑडियंस जो है वो खारिज करेगी, या इस नाटक की जो उसको क्या कह सकते हैं, इस नाटक की समकालीनता कभी खत्म होगी, या इस नाटक को मतलब 2-5 एक्टर भी अगर हम लोग खड़े हो जाए ना। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने संजय जी ने अभी आजमगढ़ में किया था एक नए स्टाइल में विदेशिया, वो हम लोग बैठ कर गाए थे, कथा गायन की शैली में हम लोग बैठ के गाते थे और बैठे बैठे संवाद बोलते थे 1 घंटा। उसमें भी लोगों ने कहा कि वाह बहुत अच्छा लगा। तो ये है विदेशिया। थैंक यू। अब अभी कितने का, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या है अभी? 1 घंटा 45 मिनट, लगभग 2 घंटा के लगभग जाता है। 1 घंटा 45, कहीं बहुत लंबा खींचेगा तो 1:50। अच्छा, मतलब आपने फिर उसमें से गीत वगैरह भी काटे होंगे, बहुत सी चीजें उसमें? हाँ, सर ने गीत, संजय जी ने बहुत सारे गीत काटे भी हैं। बहुत लंबा होता था पहले, जो सेकंड वाइफ गाती थी वो कट गया है और डिमांड के अनुसार हम लोग कट भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी प्रोग्राम अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग नाटक शुरू करने वाले हैं और बोला जाता है कि आके अचानक से बोला जाता है कि अरे नाटक कम करिए, नाटक कम करिए। एक जगह तो बोला गया कि आधा घंटा। अरे जी बोले आधा घंटा में विदेशिया क्या ये बात है? अरे 45 मिनट कर दीजिए, क्योंकि उन लोग का अपना एक टाइम रहता है, ये रहता है। तो ऐसा भी ऑन स्पॉट किया, हाँ खाना पूर्ति ऑन स्पॉट किया जाता है कि चलो 12 मासा काट दो, 15 मिनट वो चला गया। अच्छा चलो देवर का सीन काट दो, 5-10 मिनट वो चला गया। ऐसे करके भी हम लोग निकालते हैं। और मैंने गाँवों में ऐसा महसूस किया है कि गाँवों में बहुत कनेक्ट होता है ये नाटक में, जो खाटीपन जो है उसको लोग समझते हैं। शहरों में तो समझते ही हैं, गाँवों में भी बहुत कनेक्ट होता है नाटक। सर आप कोई सवाल करें? नाम लीजिए शारदा जी, यहाँ पर सभी दिख रहे हैं। सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ। बंटी भैया जी, बंटी जी, नमस्कार बंटी जी, मैं तब से आपको कर रही हूँ। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ बोलिए। नर्वस तो नहीं हो गए मुझे देखकर आप? जी नहीं, नर्वस नहीं हुआ।
आप 2-3 बार मुझे देखकर नर्वस हुए हैं, ये एक्सपीरियंस है मुझे। नहीं, नर्वस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं सोच रहा था कुछ, एक बिल्कुल दूसरा विचार सा मेरे मन में आया ये सुन के, आपको इतनी देर से सुन रहा हूँ मैं, और इस नाटक को भी देखा है मैंने, तो देखा है, तो नो डाउट बहुत ही अद्भुत नाटक है, बहुत ही सुंदर नाटक है। लेकिन कभी क्या भिखारी ठाकुर जी ने कभी किसी पुरुषों के बारे में नहीं लिखा क्या? ज्यादातर वेरी गुड। पुरुष भी तो, कभी कभी पुरुष भी तो प्रताड़ित होता है ना, कहीं तो होता हो, मानता हूँ। बंटी दा वो आप लिखिए। मैं तो शारदा जी से ही पूछूंगा कि कहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी गांव में या कहीं कुछ, क्योंकि गांव वालों में कई बार होता है कि जब नाटक देख के वो एकदम आके बोल देते हैं अपने बारे में, अपने पीछे के बारे में, महिलाएं भी बोलती हैं, तो कभी क्या किसी पुरुष ने आपसे कभी आके कांटेक्ट किया कि मेरी भी तो प्रॉब्लम है कि? पुरुष को ये नाटक देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक हाथ में प्यारी सुंदरी, एक हाथ में रखेली, दोनों हाथ में लड्डू। पुरुष तो बाग बाग होते हैं, बोलते हैं वाह बहुत अच्छा नाटक है, हम लोग को भी पलायन के लिए जाना चाहिए और वहां से गिफ्ट लाना चाहिए। दरअसल भिखारी ठाकुर जी उस वक्त के समाज का उन्होंने समाज पे नाटक लिखा है जिस वक्त मैंने पहले कहा था कि नारी को लेकर बहुत, आज भी है, आज भी है। आप कितने भी पढ़ लिख लो, कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपके आगे लकीर खींची दी जाएगी। और ये सारे पुरुषों को मैं नहीं बोल रही हूँ, उमा जी का मैंने उस दिन सुना था, मैं सतर्क हो गई हूँ। मैं पुरुषों की भी इज्जत करती हूँ, मेरी नजर में पुरुष और महिला दोनों इक्वल हैं, और आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। बावजूद इसके एक तो रेखा है कहीं ना कहीं जो ये आपको हमेशा याद दिलाती है कि तुम महिला हो, महिला की तरह रहो। ये बहुत चुभता है, ये कसक है। और 100 साल पीछे की बात अगर करें तो भिखारी ठाकुर ने 100 वर्ष पीछे ये नाटक लिखा था। उस वक्त सोचिए, वो भी गांव में महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी, बहुत दुर्दशा थी गांव में। तो आज भी महिलाओं की दुर्दशा। हम लोग तो पढ़ लिख लिए तो चलो डिबेट दे देते हैं, 50 ये कर देते हैं कि अरे आप ऐसे क्यों बोलिएगा, आज महिला और नारी ये हैं वैसे हैं। लेकिन क्या आप देखिए ना सर, आज क्या महिलाएं 10 बजे रात में निकल सकती हैं? नहीं निकल सकती हैं। बेबाक महिलाओं को दुष्चरित्रा कर दिया जाएगा। हमारा समय खत्म होने वाला है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है इस तरह से बीच में रोकना, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि मुझे औपचारिकता पूरी करनी रहती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे साथ में आना पसंद किया, और एक विदेशिया एक लोक गाथा जो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाई है उसके बारे में आपने खुलकर बात करी। और मैं कहती हूँ